For sure. ठीक है, तो क्या देख रहे थे लास्ट क्लास में? एप्लीकेशन करा दिया था कुछ कराए थे और वो हो गया था ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस किए थे बायोफ्लोवेट का एप्लीकेशन देख रहे थे। नेक्स्ट आप लिखो इसी के अंदर सोलेनोइड के बारे में ना, टेम्पररी मैग्नेट के बारे में। सोलेनोइड के बारे में देखते हैं। सोलेनोइड में क्या होता है कि एक नॉन कंडक्टिंग कोर होता है, जनरली सॉफ्ट आयरन है ना, और इस पे क्लोजली अपन एक वायर सारे वायर को बॉन्ड कर देते थे। और इसमें जो स्मॉल एन है, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n is the number of turns per unit length दिया हुआ है। देखो जो परमानेंट मैग्नेट है और जो टेम्पररी मैग्नेट है ना, दोनों में ज्यादा यूजफुल कौन सा मैग्नेट होता है? दोनों का अलग सिग्निफिकेंस है, लेकिन टेम्पररी का ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, क्योंकि जैसे आप मान लो किसी व्हीकल को उठाना है तो परमानेंट मैग्नेट है, एक बार चिपका हटाना मुश्किल होगा, लेकिन टेम्पररी में क्या, जैसे करंट ऑन किया तो मैग्नेट बन जाएगा, करंट ऑफ हुआ तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गायब हो जाएगा। तो इसलिए इसका ज्यादा यूज होता है, और ये रेडियो और टीवी वगैरह में भी इसको यूज करते हैं। इसमें क्या, जैसे ही करंट ऑन होगा तो एक लूप की वजह से किधर मैग्नेटिक फील्ड यूज होता था यार, हमने ये क्लास में किया था। जैसे एक मान लो लूप है, इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस आती थी इस तरीके से आती थी, याद है? और हम ये वाले की वजह से फील्ड निकालते थे। एक्सिस पे फील्ड का फॉर्मूला क्या निकला था? म्यू नॉट एन आई क्या था, आर स्क्वायर अपॉन क्या था, 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इक्वल टू 2। जब हमने लास्ट क्लास में किया था, और यहाँ पे टाइटली ओन बहुत सारे लूप हैं, तो ये जो फील्ड है इनका क्या सुपरपोजिशन होगा, है ना। और ये जो आपका मैग्नेट दिख रहा है ये बिल्कुल परमानेंट मैग्नेट से बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी ये जो सोलेनोइड का जो फील्ड लाइंस होंगी बिल्कुल इसी तरीके से होंगी जैसे बाहर मैग्नेट का होता है, इस तरीके से होता है कि नहीं, नॉर्थ से साउथ, अंदर में कैसे जा रहा होता है, साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से ये बिहेव करता है। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो फाइनाइट सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, जो कि आइडियल केस नहीं होता, रियल केस है फाइनाइट सोलेनोइड। फाइनाइट सोलेनोइड का इसका लेंथ क्या है, फाइनाइट है ना, लेंथ फाइनाइट है, और आर के कंपेयर में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि आर बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू एल। तो आप पढ़ते हो आगे चल के आइडियल सोलेनोइड पढ़ेंगे। अपन यहाँ पे जनरल रिजल्ट निकालते हैं,
अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो क्या करें, कैसे सॉल्व करें, इसको कट करके देखना पड़ेगा, है ना। तो आप इसको ऐसे कट करो, बिल्कुल इस तरीके से कट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे अगर मैं देखो ऊपर वाले एंड पे करंट किधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बताओ, बाहर की तरफ निकल रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पे डॉट बना दो, डॉट का मतलब बाहर की तरफ जा रहा हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्रॉस बना दिया, क्रॉस का मतलब किधर जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा है। अब मैं चाहता हूं इसके जनरल पॉइंट किसी भी पॉइंट पे निकालना। मान लेते हैं इसका ये एंगल आपका θ2 है, और इस एंड को जोड़ने वाला जो एंगल है वो θ1 है। बना लो फिर, तो कट करने के बाद हमें ऐसा दिख रहा है साइड व्यू, ठीक है। एक एंड को टच, कोई भी जनरल पॉइंट पी पे हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं, और ये भी लिख लेना कि इस फील्ड का सुपर पोजिशन होगा फील्ड ऑफ द सोलेनोइड। तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो मैं वापस से आप डायग्राम को रिड्रॉ करना। मैं जनरल एंगल को देखता हूँ, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे थीटा पे जाके डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसका प्रोजेक्शन देख रहे हैं एक्सिस पे, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, dx हो जाएगा, और ये कितना लेंथ पे होगा यहाँ से बताओ, x। तो तुम खुद से ही बता सकते हो, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखूं कितने से लूप की वजह से, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, इस वाले पॉइंट पे। जैसे अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लिया, इसमें भी बहुत सारे टर्न होंगे, बहुत सारे टर्न है यार, हम बहुत ही स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, थीटा पे जाके डी थीटा, तो इसके अंदर भी बहुत सारे टर्न्स होंगे, होंगे नहीं होंगे, कितने टर्न्स होंगे, तो n दिया हुआ है, n तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टर्न्स मिल जाएगी, तो लेंथ कितना है dx, और टर्न्स कितना हो जाएंगे ndx, तो ये हो गया ndx। और ये सभी क्या सर्कुलर लूप ही है, सभी क्या है सर्कुलर लूप। तो सर्कल की वजह से जो करंट लिखते थे, फॉर्मूला में पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बताओ, म्यू नॉट एन, एन की जगह पे क्या आएगा dx, करंट तो आ ही जा रहा है और रेडियस तो r है, r स्क्वायर अपॉन क्या करोगे 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। देखो इसको, एक तरीका तो है आप dx से इंटीग्रेट कर दो, लेकिन हमने जो लिमिट थीटा के टर्म में लिया था ना, तो हमें इसको किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, थीटा के फॉर्म लेके आते हैं। इसको अरेंज करते हैं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स, यहाँ रखते हैं वैल्यू dx की कितनी होगी, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को जूम करके देखूं, ये जो ट्रायंगल बना है, तो इसको मैं साइड में बना रहा हूँ, ये एंगल कितना बताओ थीटा, ये कितना है r, और ये कितना था x, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा r/x। r को अपन बोल सकते हैं x tan थीटा, नहीं या ऐसा बोल दो, x को क्या बोल सकते हैं r/tan थीटा, मतलब r cot थीटा, नहीं दोनों डिफरेंशिएट कर दें, dx को हटाना है तो dx बराबर r cot थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cos थीटा स्क्वायर थीटा, साथ में क्या होता है d थीटा,
ये सभी वैल्यू यहाँ पे प्लग करेंगे तो ds को क्या लिख सकते हैं r माइनस cos x स्क्वायर थीटा साथ में क्या डी थीटा और नीचे आप रख दो r स्क्वायर और x को क्या लिख सकते हैं r cot थीटा। तो कितना हो जाएगा ये r स्क्वायर साथ में क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा पूरे का पावर कितना हो गया 3 बाई हो गया। अब यहाँ से देखो r स्क्वायर को कॉमन निकाल लो और ऊपर 3/2 है तो r क्यूब होगा और ये r क्यूब कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा इधर आपका म्यू नॉट n i by 2 और वहां पे cot cos x स्क्वायर थीटा था माइनस भी आएगा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cos x स्क्वायर थीटा उसका पावर 3/2 कितना जाएगा cos x क्यूब थीटा ऊपर स्क्वायर है क्या बचेगा cos x के नीचे sin थीटा हो जाएगा ना ऊपर आके बन गया आपका sin थीटा साथ में क्या बन गया d थीटा और हमें इस पर एम से आगे की तरफ जाना है तो लिमिट क्या ले लें थीटा 1 से थीटा 2 तो कितना जाएगा ये म्यू नॉट ni by 2 sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा लिमिट लगा दो थीटा 2 से थीटा 1 मिलेगा म्यू नॉट ni by 2 माइनस cos थीटा 2 माइनस 1 थीटा बन जाएगा एक माइनस बाहर की तरफ था ये बन जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 ये फॉर्मूला होता है आपका जनरल पॉइंट पे जनरल सोलेनॉइड ठीक है म्यू नॉट ni by 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 ठीक है दिक्कत सर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 एक माइनस पहले भी तो था cos x स्क्वायर थीटा वाला पहले था इसलिए वो पहले था इससे तो होगा cos थीटा 1 माइनस cos इसमें लिमिट लगाओगे क्या माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 एक माइनस पहले था अंदर जाएगा क्या बनेगा cos थीटा अगर मैं बोलूं आपको इस केस में कि इस फॉर्मूले से आपको आइडियल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बताना है ना कितना होगा आइडियल के लिए थीटा 2 कितना होना चाहिए आइडियल वाला लेंथ काफी बड़ा है ना तो L क्या थीटा 2 0 हो जाएगा और थीटा 1 180 अब इस फॉर्मूले में देखो ना जो मेन डेरिवेशन था उसमें ये वाला एंगल क्या लिया था हमने थीटा 2 और ये वाला एंगल क्या ले रहे थे यहां जो थीटा 1 तो आइडियल के लिए थीटा 2 किसको अप्रोच करेगा देखो कॉपी में देखो फिगर में देखो आइडियल वाला लेंथ काफी बड़ा है तो थीटा 2 किसको अप्रोच करेगा 0 डिग्री और थीटा 1 180 अगर इस ये फॉर्मूला इसमें रखो तो b कितना हो जाएगा म्यू नॉट ni बाय 2 ना आएगा cos 0 1 cos pi minus 1 दोनों मिलकर क्या हो गया 2 म्यू नॉट ni हो जाएगा फॉर आइडियल सोलेनॉइड ट्रायंगल कहां से निकालेंगे ये वाला ट्रायंगल ना ये थीटा स्मॉल एलिमेंट था ये क्या था तुम्हारा ये क्या था r और ये क्या था x ये एंगल क्या था x plus dx dx बहुत ही स्मॉल है उसमें x.0000001 तो लगभग x के बराबर अच्छा तो ये हो गया म्यू नॉट ni किसके लिए हो गया आइडियल सोलेनॉइड अगर मैं बोलूं कि सोलेनॉइड के कॉर्नर पे फील्ड बताना हां कर लो इसी के अंदर लिख लो मैग्नेटिक फील्ड इस फार्मूले से आप कहीं भी बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉर्नर ऑफ द सोलेनॉइड कॉर्नर का मतलब किस वाले एंड पे यहाँ पे कॉर्नर पे ये आइडियल सोलेनॉइड है मतलब इनफिनिटी हो जा रहा है सेमी इनफिनिट बोल सकते हैं क्या एक एंड फिक्स है दूसरा एंड तो आइडियल सोलेनॉइड के एक कॉर्नर पे बताना है कितना होगा फिर थीटा 2 कितना हो जाएगा 0 थीटा 1 0 कितना बन जाएगा आपका थीटा 2 कितना हो जाएगा 0 और थीटा 1 कितना हो जाएगा 90 90
तो कितना हो जाएगा सॉल्व करके, म्यू नॉट एन आई बाई, अब जनरल एंगल दिया हुआ सॉल्व कर सकते हो, कोई भी एंगल दे दिया है कि नहीं, किसी भी पॉइंट पे आप बी निकाल सकते हो, और फाइनाइट सोलेनॉइड है ना, फाइनाइट मतलब रियल सोलेनॉइड हो सकता है। तो आप इसको इलेक्ट्रोड से रिलेट करके देखो, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, फील्ड निकाला है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते चले, और फिर अगला वहां पे क्या आता था, गॉस लॉ आता था ना, यहाँ पे गॉस लॉ की जगह पे क्या आएगा, एम्पियर्स लॉ। गॉस लॉ का सिग्निफिकेंस क्या था, क्या हेल्प करता था गॉस लॉ, फ्लक्स को हम जो इंटीग्रेशन से निकालते थे उसको इजी कर देता था, और साथ में हम सिमेट्रिक सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल पाते थे। वैसे वैलिड तो हर किसी के लिए है, लेकिन अपन कौन से सिमेट्री की बात करते थे, सिलिंड्रिकल सिमेट्री हो गया, सर्कुलर हो गया, यस और नो। तो सेम काम यहाँ पे सिमेट्रिकल प्रॉब्लम से हमने जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला उसके लिए हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन, है कि नहीं। इंटीग्रेशन से बचने के लिए कौन सा लॉ आता है, जस्ट लाइक गॉस लॉ था, एम्पियर्स लॉ। नेक्स्ट आप देखो एम्पियर्स लॉ। इसमें भी थीटा बाई थीटा के ऑपोजिट है। नहीं, इसमें तो लिमिट बता देता है, थीटा टू एक एंड को जोड़ना है, एक दूसरा एंड को थीटा वन। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब है कि ये लेंथ इंफिनिटी, इधर भी होगा माइनस इंफिनिटी। तो अगर आप ये वाला एंड जो था ये तुम्हारा थीटा टू था, तो ये अगर दूर जाता जा रहा है किसको जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा, और ये एंगल ऐसे बढ़ाते जाओ किसको अप्रोच करेगा, 180। नेक्स्ट आप देखो एम्पियर्स लॉ है ना, ये चीज वापस देखेंगे एम्पियर्स लॉ से बिना इंटीग्रेशन के ना, सोलेनॉइड जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिना वो एम्पियर्स लॉ से प्रूव करता है। तो ध्यान से समझना एम्पियर्स लॉ में क्या खास बात है। ठीक है, मान लो ऐसे बहुत सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं स्पेस में, डॉट का मतलब बाहर की तरफ, I1 बोल दो, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, यहाँ कहीं है I3 है, और यहाँ कहीं है क्रॉस I4। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो गॉस लॉ था वो सरफेस के लिए था, किसके लिए था, सरफेस के लिए। ये होता है लूप के लिए, किसके लिए होता है, लूप। लूप का मतलब कोई सा भी आप एक लूप बना लो कैसा भी शेप का, एम्पियर्स है ना। अगर मैं इसके लॉन्ग जो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स तो ये कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट इनटू क्या होता है, आई इनसाइड। आई इनसाइड कौन सा है, जो इस लूप के अंदर है, तो लिख लो, फिर मैं और खास बात बताता हूं इसके। और ये बी कौन सा फील्ड बताएगा, जो हमने लूप मारा है उसके टेंजेंशियल फील्ड। तो बी डॉट डीएल का साइक्लिक इंटीग्रल क्लोज लूप में दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड होता है। ऐसा एम्पियर कोई भी शेप हो सकता है, लेकिन जनरली हम यूज किसके लिए करेंगे, सिमेट्री के लिए, कोई भी शेप का हो सकता है। तो बी डॉट डीएल बराबर होता है म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड, आई इनसाइड जो लूप के अंदर है। ठीक है, तो ये भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने में इंटीग्रेशन से बचाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो रिलेट करते हैं चीजों को। वहां पे क्या था फॉर्मूला, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन, ठीक है ना। ई वेक्टर क्या होता था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस। तो यहाँ पे भी बी किसकी वजह से होगा, ड्यू टू ऑल द करंट प्रेजेंट इन द स्पेस। तो लिखो यहाँ पे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, बी इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू all the current present in the space। ठीक है, कितने भी करंट स्पेस में प्रेजेंट, B is the magnetic field due to all the currents present in the space। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी खास बात देखना क्या है, देखो वहां चार्जेज में तो हमें पता था कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं, करंट में पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये लूप है ना, लूप का जो डायरेक्शन होगा, इसके लिए अपन ये लूप चलाएंगे ना, ये आप खुद से मानते हो सकता है मैं इसको ऐसा मान लूं, ये कौन सा सेंस है, और कुछ बच्चे मान ले उल्टा मान ले क्लॉकवाइज, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं जैसे आपको एक एंटी क्लॉकवाइज, मैंने इसमें एंटी क्लॉकवाइज माना है समझाने के लिए। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज मैंने एज्यूम कर लिया, आपको एज्यूम करना है जो यूज कर रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे कैसे मान लिया, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको हाथ को कर्ल करना है इन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द लूप।
मतलब सेंस जो हमने जिस सेंस में माना है, पाथ को कर्ल करो, अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, जो अपवर्ड है उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, अंदर वाला क्या लेंगे, नेगेटिव। लिख लो सेकंड पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ लूप इज डिसाइडेड बाय आवरसेल्व्स। पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप उससे मानोगे। डायरेक्शन ऑफ लूप इज डिसाइडेड बाय आवरसेल्व्स, है ना। लूप में जो है, आगे लिखो, लूप में करंट कितना है? लूप में कोई करंट नहीं है। हाँ, लूप की डायरेक्शन, लूप में तो करंट तो इधर डॉट और क्रॉस है ना, लूप मैंने जो माना है उसमें। तो डायरेक्शन ऑफ लूप इज डिसाइडेड बाय आवरसेल्व्स। दूसरा लिखो, नाउ कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, नाउ कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लूप, in the sense of direction of loop, then direction of thumb will give us, सर एक बार रिपीट कर दो। curl your fingers of right hand in the direction of loop, then direction of thumb will give us positive direction of current, will give us positive direction of will give us positive direction of current, will give us positive direction of current। ठीक है, जैसे इस वाले केस के लिए मैं लिखूं एम्पियर्स को लगाऊं तो B डॉट dl क्या हो जाएगा, B डॉट dl लिखोगे किसके बराबर होगा, I इनसाइड। अब पॉजिटिव कौन सा होगा बताओ, बाहर वाले को पॉजिटिव ले रहा है, यानी I1 क्या है तुम्हारा पॉजिटिव और I2 क्या है नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब अपने एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, कैसे भी मानो आंसर सेम आता है। ठीक है, चेक करके देखते हैं आता नहीं आता। तो एक क्वेश्चन ग्रुप में देखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना है, पहले आपको क्वेश्चन ग्रुप में ये चीज समझा दूं, लूप वाला डायरेक्शन वाला। मान लो कि एक ऐसा लूप है और यहाँ पे करंट I1 है, I1 की वैल्यू 4 एम्पियर है, करंट है I2, इसकी वैल्यू मान लो 1 एम्पियर है, बाहर कुछ करंट है I3 वैल्यू 6 एम्पियर है और करंट है क्रॉस I4, इसकी वैल्यू 2 एम्पियर दिया हुआ है ऐसे स्पेस में करंट। तो हमें B डॉट dl निकालना है फॉर दिस लूप। और ये जो हमने लूप माना है मान लेते हैं इसका रेडियस r है समझने के लिए। तो कुछ लोग क्लॉकवाइज मानो, कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज मानो, दोनों से आंसर निकालो, कैसे हम आता है लगाकर देखते हैं। कहीं मान लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना, दोनों से आंसर देखो सेम आ रहा नहीं आ रहा सेम। चलो मैं बताता हूँ, इधर चलो केस 1 लेते हैं। कुछ लोग ने ऐसा मान लेते हैं, केस 1 में मानते हैं कि जो हमें लूप माना है वो किस डायरेक्शन में माना है। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो B डॉट dl मतलब सर्कुलर है, तो मैं मान लेता हूँ कितना होगा 2 पाई बराबर म्यू नॉट I इनसाइड कितना होगा 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 3 म्यू नॉट। तो B की वैल्यू कितनी आएगी होता 3 म्यू नॉट बाई 2 पाई r, सही है। और B की वैल्यू क्या पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना B की वैल्यू। इसका मतलब जो हमने सेंस माना है उसी के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का किधर होगा सेंस, एंटी क्लॉकवाइज। एग्री कर दो लोग। अच्छा, केस 2 में मानते हैं, केस 2 में मान लो किसी ने ऐसा मान लिया, ये कौन सा सेंस है बताओ, क्लॉकवाइज। अब वो लिखेगा B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर क्या लिखेगा म्यू नॉट इनटू I इनसाइड। अब जब यहाँ लिखोगे क्या लिखोगे B dl को क्या लेते हैं 2 पाई r बराबर म्यू नॉट। अब पॉजिटिव कौन सा होगा,
अंदर वाला कौन सा 1, माइनस क्या है 4, यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा -3 म्यू नॉट, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई -3 म्यू नॉट अपॉन क्या हो गया 2 ये आ रहा था, ये आएगा ना तो आप यहाँ देखो ये क्या बता रहा है कि जो हमने जिधर सेंस माना था लूप का, क्या उसके ऑपोजिट में माइनस का मतलब क्या हुआ, जो हमने सेंस माना है उसका ऑपोजिट में है, तो हमने सेंस ऐसा माना जिसका ऑपोजिट में किधर होगा फिर कौन सा सेंस होगा इसमें, तो दोनों से आंसर क्या है सेम आ रहा है, सेम ही सेंस को बता रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, तो आप किधर भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे जो यूज कर, दोनों से लिख दो, दोनों से क्या पता चल रहा है कि जो फिट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है लूप के, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैसे भी मान सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, जिधर आपकी मर्जी हो। तो पहला पॉइंट तो बी नेट फील्ड होता है, दूसरा पॉइंट सेंस हम खुद से मान सकते हैं, उसी सेंस में पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होगा। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। तीसरा पॉइंट ये है कि एम्पियर्स लॉ वैलिड तभी होगा जब ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो स्टेडी करंट हो, जैसे मान लो ये 3 एम्पियर है और ये 1 एम्पियर है या 4 एम्पियर है, तो ये समय के साथ चेंज 4 एम्पियर है तो हमेशा क्या रहे 4 एम्पियर, 1 एम्पियर है तो अगर ये फ्लक्चुएट होने लगे, कभी 4 है कभी 1 है कभी 2 है, तो यहाँ पे एम्पियर्स लॉ फेल हो जाएगा। यहाँ पे आपको कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, जो कि आ गए अपन डिस्प्लेसमेंट करंट पे पढ़ेंगे। अभी किसकी बात कर रहे हैं, कौन से करंट की बात कर रहे हैं, स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब करंट सेम रहे, लिख लो इसको थर्ड पॉइंट, जो भी पॉइंट है थर्ड पॉइंट लिख लो, ये एम्पियर्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन electric current is steady, that is not changing with time, that is not changing with time, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि Ampere's law is valid for all type of loop, symmetrical or non-symmetrical, all type of loop, symmetrical or non-symmetrical, but generally we use it for symmetrical systems, the symmetrical loops. Generally we use it for symmetrical loops, ठीक है। तो रिलेट करते हैं कुछ और गॉस लॉ से। गॉस लॉ में जो है सरफेस कैसे अज्यूम करते थे, जैसे मैं बोलूं पॉइंट चार्ज के लिए देखना था तो कैसे अज्यूम करते थे, स्पेरिकल, लाइन चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल, तो यहाँ पे तो सरफेस है नहीं, यहाँ पे लूप है, तो दो टाइप के लूप मान सकते हो, एक तो सर्कुलर या दूसरा स्क्वायर, है ना। सिलिंड्रिकल लूप नहीं होगा ना, कैसे मान सकते हो, या तो ऐसा मान सकते हो या क्या मान सकते हो स्क्वायर, या क्या मान सकते हो रेक्टेंगुलर, है ना। इस तरीके से आपको लूप लिख लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लूप में बी सर्कुलर और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, है ना, डिपेंडिंग ऑन द सिमेट्री। ये खास बात है नहीं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना था, B डॉट डीएल में B क्या होता है नेट फील्ड, म्यू नॉट आई इनसाइड में आई कौन सा लेते हैं, तो इनसाइड में करंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है मैंने बता दिया, और ये किसके लिए वैलिड होता है, कौन से करंट के लिए, ये आप ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, तो आप देखो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, ये आपका काम आसान कर देगा। तो हमने इंटीग्रेशन किए थे सिस्टम्स के लिए, ये आसान कर देगा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। सबसे पहला क्वेश्चन, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से r डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, ट्राई टू फाइंड। एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो सोचो कैसे आएगा। इनफाइनाइट की वजह से
r डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। हमने अभी इंटीग्रेशन से प्रूव किया था ना, v नॉट i by 2 pi r आया था, तो एम्पियर्स लॉ से प्रूव करना। इसमें तो हमने सिलेंडर इसमें हाँ, तो गॉस नहीं करना है, यहाँ पे लूप मानना है, ऐसा लूप मानना है जो करंट को इनक्लोज करे। तो यहाँ पे कैसा मानना चाहिए, सर्कुलर लूप मान, सर्कुलर या स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या अच्छा रहेगा, सर्कुलर, तो सर्कुलर मानो। और बताओ क्या आंसर होगा, आ जा रहा है? तो अगर आप सर्कुलर मानते हो, देखना ध्यान से, ऐसा लूप आएगा और b टेंजेंशियल होगा, सिमेट्रिकल है इसलिए। अगर आप एम्पियर्स लॉ लगाओगे b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर क्या आएगा बेटा, म्यू नॉट इनटू i इनसाइड, i है इसमें, तो b इनटू 2 पाई r डिस्टेंस पे बराबर क्या होगा, म्यू नॉट i, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट i बाई 2 पाई r। समझ में आया क्या दोस्तों? तो इसमें हमें कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अपन एम्पियर्स लॉ से b निकाल सकते हैं फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम। ठीक है, चलो आ गया ये समझ, पक्का आ गया, कोई डाउट किसी को? ठीक है, मेरा डाउट है आपसे, जैसे ये फाइनाइट वायर है ना, एम्पियर्स लॉ वाले फाइनाइट वायर है, और याद करो ये डिस्टेंस d था और ये एंगल हमने लिया था θ1 और ये लिया था θ2, याद है क्या सबको? यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नॉट ni अपॉन 4 पाई d, साथ में क्या था sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है ना बेटा? यस और नो? अगर मैं इसके लिए एम्पियर्स लॉ लगाऊं, एक सर्कुलर लूप मान लूं यहाँ पे, ठीक है, और एम्पियर्स लॉ लिखूंगा तो क्या बनेगा, b और b सर्कुलर क्या होगा 2 पाई r बराबर क्या होगा, म्यू नॉट इनटू i, b की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट i बाय 2 पाई r। यानी एम्पियर्स लॉ जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए सेम रिजल्ट दे रहा है। 2 मिनट सोचिए आप, हां दोनों ही स्टेडी है, इसमें अगर 2 एम्पीयर करंट जा रहा है, आई तो स्टेडी है ना, आई को 2 एम्पीयर ले लो, यहाँ पे 2 एम्पीयर ले लो, स्टेडी है, कोई दिक्कत नहीं। नॉन स्टेडी तो अलग केस हो जाएगा, समय के साथ आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया है ना। तो 2 मिनट आप सोचें कि एम्पियर्स लॉ इसमें तो सही है, उसमें तो सही रिजल्ट नहीं दे रहा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इनफाइनाइट के लिए तो सही बैठ रहा है, म्यू नॉट i बाय 2 पाई r, फाइनाइट के लिए भी तो लूप बना सकते हैं, सिमेट्री है बेटा, वहां पे क्या है, लूप बनाओगे सिमेट्रिकली है, और वहां पे रिजल्ट क्या है, म्यू नॉट i बाय 2 पाई आ रहा है, यानी एम्पियर्स लॉ से दोनों केस में सेम रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ एम्पियर्स लॉ फेल हो गया ना, लग रहा है अभी तक। अगर फेल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ आप सोच के बताइए, 2 मिनट टाइम लीजिए और मुझे बताइए क्या रीजन होना चाहिए। लोगों को समझ में आया डाउट, पक्का आ गया? सोचो, ऐसा देखो, नहीं नहीं आया, मान लो ये फाइनाइट वायर है, यस और नो, इसकी वजह से मैं यहाँ पे फील्ड निकालूं, तो एम्पियर्स क्या होता है, लूप मानो, यही बोलता है ना, तो मैं इसलिए सर्कुलर लूप मान लूं, मैंने मान लिया सर्कुलर लूप, यहाँ से सॉल्व किया तो आई कितना था, आई जा रहा था, म्यू नॉट i बाय 2 पाई आ रहा है, और अगर इनफाइनाइट होता तो भी सेम ही आ रहा है, म्यू नॉट i बाय 2 पाई आ रहा है। तो इनफाइनाइट के लिए सही बैठ रहा है, फाइनाइट के लिए फेल हो जा रहा है कि नहीं? तो क्या है मतलब रीजन, एम्पियर को लॉ की जो उपाधि मिली है इतनी आसानी से तो मिली नहीं होगी, है ना, सारे सब कुछ लॉजिकली प्रूफ होने के बाद, लेकिन यहाँ पे तो वायलेट हो रहा है। हाँ, तो ऊपर जब हमने फाइनाइट के लिए माना तो हम कुछ एरिया को देख रहे हैं स्पेसिफिक, पर जब हम फाइनाइट के लिए लगा रहे हैं एंगल उसमें वेरी हो रहा है, तो लूप के लिए कोई फाइनाइट पे और देखिएगा तो दोनों सेम ही तरीके से, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट है ना, उसमें जो हम देखते हैं तो वेरी कर रहा है ना, किसमें वेरी कर रहा है, एंगल पे नहीं। एम्पियर्स लॉ भी क्या बताया तुम्हें, क्या करना है उसके लिए सॉल्व, v डॉट dl लिखना है, उसके लिए लूप मानना है, लूप के अंदर करंट होना चाहिए, हम दोनों के लिए सर्कुलर लूप मान लिया, कोई दिक्कत? तो इसमें भी सर्कुलर लूप मान, इसके लूप के अंदर कितना करंट जा रहा है, आई, रिजल्ट क्या आ रहा है, म्यू नॉट i बाय 2 पाई, वहां पे भी हमने सर्कुलर लूप माना, चाहे वो फाइनाइट हो इनफाइनाइट, रिजल्ट क्या आ रहा है, म्यू नॉट i बाय 2 पाई, नहीं आ रहा है दोनों से, थीटा का तो कोई रोल नहीं है ना, नहीं है थीटा का कोई रोल। आंसर आपको कॉपी में ही है, ध्यान से पढ़ो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, वहां से अगर आप दिमाग लगा सकते हो तो बताओ, सोचने वाला सवाल है, किसी को आंसर आ रहा है, आपको जो भी समझ में आ रहा है, भले गलत हो, आप लॉजिकली बताओ आपके दिमाग में क्या है। और मैं ये बोल रहा हूँ एम्पियर तो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि
एम्पियर और गॉस उसके लॉ अभी तक वैलिड नहीं है और छोटे सवाल में क्यों वैलिड हो जाएगी? जो डायरेक्शन भी तो नहीं देखेंगे ना कि बी टेंजेंशियल ही है, दोनों में ही टेंजेंशियल है। सर जैसे कि हम गॉस में देखते थे तो फ्लक्स के लिए हम एरिया देखते थे कौन सा उसके परपेंडिकुलर होता है सर। एरिया परपेंडिकुलर जरूरी तो है ना, फ्लक्स पे तो ई एस cos थीटा होगा। फ्लक्स कैसे लिखते थे? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, परपेंडिकुलर नहीं भी हो तो एरिया तो वो कंपोनेंट लेके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग। हाँ कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ बोलिए। सेपरेशन किसका करते हैं? इनफाइनाइट के लिए बोल रहे हैं, फाइनाइट के लिए बोल रहे हैं? हाँ जो स्टेट पर्टिकुलर स्पेस में माना है दूरी के नाम मानते हैं और जितना ज्यादा सेपरेशन फिक्स फाइनाइट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। इनफाइनाइट के लिए जीरो नहीं चाहिए। कैसी बातें करते हैं यार, हमने इंटीग्रेशन से प्रूव किया बिना डाइवर्ट टू पाया। दोनों ही वायर एम्पियर्स लॉ क्या बोल रहा है आपको? लूप माना है सर्कुलर। सर्कुलर क्यों माना है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो मैग्नेटिक टेंजेंशियल आता है सर्कुलर आया तो हमने सर्कुलर माना। तो अगर हम जब इनफाइनाइट पे माना तो आंसर सही दे दिया, लेकिन फाइनाइट के लिए मान रहे हैं तो आंसर सही नहीं दे रहा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन से जब निकाला था उसमें थीटा पे डिपेंडेंट था वो, याद है? और म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी sin थीटा 1 sin थीटा 2। लेकिन इसमें हम कहीं पे भी माने लूप के अंदर देखें तो करंट कितना जा रहा होगा? आई जा रहा ना बेटा, और सिमेट्रिक टेंजेंशियल ही होगा तो b डॉट 2 पाई बाई म्यू नॉट आई होगा नहीं होगा? तो दोनों के लिए रिजल्ट जो है सेम आ रहा है, एक में तो सही है एक के लिए फेल हो रहा है। चलो कुछ तो अटेम्प्ट किया और कुछ कोई करना चाहता है कुछ बताओ। इनसाइड के अंदर उसका करंट कम होगा। इसके इनसाइड के अंदर करंट तो सेम ही है, मान लो दोनों में 2 एंपियर जा रहा है, सेम करंट जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया ना? पहली बात तो पक्का है, लेकिन और कुछ बोलो कुछ एनीवन? तुम्हें आगे जाके डाउट आना चाहिए था, मैंने पहले ही पूछ दिया। अगर तुम सॉल्व करते तो फिर लगता है इसमें तुम्हारा लूप मानते तो वहां पे जाके पढ़ते। हाँ सर उसमें मतलब इनफाइनाइट वाले में, हाँ इनफाइनाइट वाले में क्योंकि वो थीटा की वैल्यू अप्रॉक्स 90 हो रही है तो फिर हाँ थीटा की वैल्यू 90 हो रही है। हाँ तो फिर sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 अगर हम ले तो फिर वो 2 हो गया तो 2 को कैंसिल हो गया फिर वही। अरे वो तो हमने डिराइव ही किया था वो तो हमने थीटा 90 लेके डिराइव किया था, तो रिजल्ट ही बता रहे हो। फार्मूला तो हमें पता ही है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई होता है, वही से आया था। वैलिड हो ही गया वैलिड नहीं है, तुम समझे नहीं डाउट क्या है। मैं रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। कि अगर मैं जैसे तुम्हारे पास 2 वायर है, एक वायर ये है एक वायर मान लो इनफाइनाइट है, दोनों के लिए तो एम्पियर्स लॉ लगाने वाले हो। मैंने क्या सिखाया? एम्पियर्स लॉ के लिए क्या मानते हैं? लूप मानते हैं। इसके लिए कैसा लूप मानोगे? सर्कुलर। इसके लिए भी कैसा मानोगे? सर्कुलर। जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो टेंजेंशियल फील्ड ही होगी, दोनों के लिए टेंजेंशियल फील्ड होती है। इसके लिए सॉल्व करो इनफाइनाइट के लिए तो क्या लिखोगे? b into 2 pi r बराबर म्यू नॉट into i इनसाइड। तो b कितना आएगा? म्यू नॉट i by 2 pi r, जो कि हमने इंटीग्रेशन से प्रूव किया था। लेकिन मैं फाइनाइट के लिए भी लिख रहा हूँ तो म्यू नॉट i है ना अंदर और r क्या 2 pi r ही है, तो सेम रिजल्ट दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइट के लिए तो सही है, इनफाइनाइट में फेल हो रहा है एम्पियर्स का। फाइनाइट के लिए 2 बाय 10 अरे जैसे कैसा भी हो उसके बगल में r डिस्टेंस पे कुछ भी तो होगा ना, कुछ भी r मतलब जनरल पॉइंट कहीं भी मान। फॉर्मूला डिराइव करने में नहीं बोला था ना? क्या और कोई लॉजिक तुम बताओ क्या होना चाहिए? कुछ भी गलत है जो भी आप बताओ। हाँ ये तुम आगे जाके डाउट पूछते समय पहले भी बता दिया और ये भी किसी बच्चे ने पूछा था ना, तो क्या होना चाहिए? व्हाट इज द लॉजिक? तो यहाँ पे देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे अगर ये इनफाइनाइट है, देखो जो मैंने लिखा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, इसमें मैंने b क्या बोला था? b is the net magnetic field due to all the current present in the space। b क्या लिखवाया था?
नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करंट प्रेजेंट इन द स्पेस, चाहे वो लूप में है या नहीं है, यस और नो। जब ये इनफाइनाइट पे होगा तो इस तरीके का सर्किट बन रहा होगा, है ना। करंट है तो कहने के इसका पार्ट ही होगा ना सर्किट का ही। जब आप यहाँ पे जब बी लिखोगे ना, बी नेट, तो इसमें अगर ये काफी डिस्टेंस पे है तो ये वायर ये इनका कोई कंट्रीब्यूशन होगा भी तो नेग्लिजिबल होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन जब आप इसमें करोगे फाइनाइट में, और जब आप इसके लिए आप यहाँ पे बैटरी लगाओ, तो यहाँ पे जब बी नेट लिख रहे हो तो ये जो म्यू आई वी 2 पाई आर आ रहा है उसमें केवल इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। किसका किसका है कंट्रीब्यूशन? दोनों वायर्स इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। लेकिन हम किसके लिए इंटरेस्टेड थे इस फॉर्मूले में? केवल इस वाले वायर की वजह से। तो हमें एम्पियर्स तो फेल नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बी दे रहा है वो कौन सा बात बता रहा है? बी इज द नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द सेक्शन ऑफ द वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है? लिख लो इसको कॉपी के अंदर कि फर्स्ट और सेकंड लिख लो कि हियर एम्पियर्स को इज नॉट वायलेटेड। लॉजिक क्या लिख लो कॉपी में। इनफाइनाइट की वजह से जो बाकी वायर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन वहां पे नहीं आएगा लूप के अंदर, है ना, बी नेट में, लेकिन फाइनाइट में आ रहा है। यानी जो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आ रहा है उसमें सारे वायर का कंट्रीब्यूशन है, नॉट ओनली दैट पार्ट जो वायर मैंने लिया। इसलिए हमें वहां पे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, इसका मतलब अगर हम किसी सर्किट के अंदर फाइनाइट डालें, इनफाइनाइट वायर डालें, उसके नेट फील्ड किसी भी पॉइंट में सेम ही है। फाइनाइट आने मतलब इससे बताओ। कोई सर्किट ले रहे हैं हम, उस सर्किट के अंदर हम या तो इनफाइनाइट वायर ले या फाइनाइट वायर ले, किसी भी पॉइंट के अंदर नेट फील्ड दोनों सेम ही दे रहे हैं। नेट फील्ड सेम आएगी, म्यू नॉट है। लेकिन उस नेट फील्ड में अगर मैं बोलूं तुम इंटरेस्टेड हो केवल उस एल लेंथ का फील्ड बताने के, वो इंटीग्रेशन से आएगा। लेकिन अगर मैं इंटरेस्टेड हूं हर एक की वजह से बताओ नेट कितनी होगी और टेंजेंशियल कितनी होगी, कट पिट की वही होगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई बाय एम्पियर्स। बात समझ में आई? तो लिख लो ये, कभी-कभी असर्शन वगैरह में पूछ सकते हैं इस तरीके से। समझ में आया? तो इनफाइनाइट में बाकी वायर का कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे, फाइनाइट में किसका ले रहे? सबका कंट्रीब्यूशन होगा। जो नेट टेंजेंशियल फील्ड आएगी उसकी वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई होगी। यानी वो फार्मूला भी सही है और एम्पियर्स लॉ भी सही है। ठीक है? तो अगला एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई इस तरीके का सिलिंड्रिकल वायर है, जस्ट लाइक हमने स्फीयर में पढ़ा था, और इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, और करंट डेंसिटी गिवन है आपको जी। इसका अगर आप टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू कैसा नजर आएगा? ऐसा सर्कल, और सब में से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट। वायर में हमें आर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। याद करो जैसे स्फीयर में करते थे, केस 1 लेना है जब आर की वैल्यू लेस देन आर हो, और केस 2 लेना है जब आर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन आर। लेस देन आर का मतलब इनसाइड और ग्रेटर देन आर का मतलब आउटसाइड। यानी एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से इनसाइड और आउटसाइड में फील्ड बतानी। ठीक है? इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर सॉलिड है। इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल सॉलिड करंट कैरिंग वायर, इसके इनसाइड और आउटसाइड बतानी है। और ये क्या गिवन है? करंट डेंसिटी गिवन। ये इज द करंट डेंसिटी। करंट का मॉड्यूल सबने सॉल्व कर लिया, इन लोगों ने किया पूरा सॉल्व। क्वेश्चंस निकले हैं, डाउट भी है, मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएंगे, इजी है। सर्किट वगैरह सब मैंने बता रखा। इसमें आपको जस्ट लाइक गॉस लॉ में हमने किया था, याद है? वो स्फीयर के अंदर और बाहर निकालते थे, वहां पे एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे। तो यहाँ पे सरफेस की जगह पे लूप मानना है ना, और सिमेट्री है, तो आप वैल्यू बताओ कितनी कितनी है। केस 1 में लूप इनसाइड मार्क, केस 2 में लूप आउटसाइड मार्क।
ठीक है, एक बार इन फ्रेम बनाओ, एक बार टोटल करंट जे दिया हुआ है, आई आप निकाल सकते हो, आई मतलब आई अपॉन पाई आर स्क्वायर को जे बोल रहे हैं। जे के टर्म में निकाल, जे होगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ ठीक, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, ये तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो कैसा आना चाहिए? ये कैपिटल आउटसाइड ठीक है, उसका ग्राफ भी बना सकते हैं वर्सेस आउटसाइड के लिए क्या है, क्यों लिखते हो? लेंथ आई को जे के टर्म में लिखो, जे की बना तो जे के टर्म में लिखो, आर नहीं आया स्मॉलर, ये क्या लिख दो क्रॉस होता है डॉट बी और आई इनसाइड कितना होगा, तो माना क्या जाता है ना, और माना उसके अंदर कितना करंट होगा, जे इनटू एरिया होता है ना, जे क्या होता है आई ओपन एरिया, आई निकालना जे इनटू एरिया, और एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, आया वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में और बताया यूनिट, हां इनसाइड के लिए आउटसाइड के लिए बताओ, आउटसाइड के लिए होगा यूनिट, ठीक है ग्राफ बना लो, बिल्कुल ग्राफ गलत है, इधर वाला यूनिट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 2 ग्राफ कैसा बनेगा बी वर्सेस आर, तो जस्ट लाइक आप इधर देखो केस 1 जैसे हम गॉस लॉ में करते थे वही काम करना है यहाँ पे भी, रिवीजन एक तरह से है ना। तो आप आर पे जाओ, एक एम्पियर लूप एज्यूम कर लो सर्कुलर है ना, और यहाँ पे सिमेट्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, तो आप क्या लिखोगे बी वेक्टर डॉट क्या लिखें डीएल वेक्टर बराबर क्या होगा म्यू नॉट इनटू क्या है बेटा आई इनसाइड। जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो बी लिख दिया, डीएल तो क्या लिखते हैं सिमेट्रिकल है तो 2 पाई आर म्यू नॉट, आई कितना होगा अंदर में इस एरिया में कितने आई होगा जे इनटू एरिया है ना पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर भी गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई म्यू नॉट जे आर बाई, यही आ रहा था क्या, ये आपके इनसाइड के लिए आ गया। केस 2 में देखो आउटसाइड की बात करें, तो इस पूरे में करंट है, हम अब एम्पियर्स को बाहर मान रहे हैं, बाहर मानोगे तो फिर क्या लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बी इनटू 2 पाई आर डॉट आएगा, यस और नो बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई इनसाइड अब कितना होगा जे इनटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये होगा ना, तो बी की वैल्यू कितनी होगी पाई से पाई कैंसिल हो गया म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाई 2r, क्या इनवर्सली आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको ग्राफ बना दूं बी वर्सेस आर का, तो जस्ट लाइक ए स्क्वायर की तरह आएगा, पहले लिनियरली आ रहा है फिर कैसे चेंज हो रहा है, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ एनालोगस टू द गॉस लॉ। याद करो स्क्वायर में यही आता था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन लीनियर था, और आउटसाइड के लिए क्या था के क्यू बाई आर स्क्वायर हाइपरबोलिक है ना। अच्छा अगर मैं इसको लिख लो, पहले कितने लोग आ गया था ये आ गया, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ बी वेक्टर फॉर्म तो कैसे क्या लिखना चाहिए, सोच के बताइए वेक्टर फॉर्म में लिखें। जे करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर, और आर तुम्हें बताइए आर क्या पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट पे निकालना है,
तो वो फील्ड क्या होना चाहिए? तो किसका निकलना उसके जैसे वो नहीं है म्यू नॉट जी आर बाई 2 लिखा है ना, उसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ क्योंकि जे भी वेक्टर है आर भी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड आ गया। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होना चाहिए? आर क्रॉस जे। चलो इधर देखो, ये बाहर है और यहाँ पर मैं फील्ड बोलूं तो क्या टेंजेंशियल होगा? करंट ऐसे आता है सर्कुलर, तो जे किधर है? ऊपर की तरफ, और आर किधर? इधर की तरफ। तो जे क्रॉस आर करो किधर आएगा? जे क्रॉस आर कैसे है? टेंजेंशियल। तो यहाँ पे जो बी को हम ऐसा लिख सकते हैं म्यू नॉट साथ में लिख सकते हैं जे वेक्टर क्रॉस कर सकते हैं आर वेक्टर बाई, ये लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म है म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई। खुद से सोचो, पेन ले लो, पेन देखो पेन ऊपर की तरफ जा रहा है तो जे ऊपर की तरफ हो गया, इस पॉइंट पे चाहिए तो जे क्रॉस आर किधर आएगा? फिर टेंजेंशियल है ना, हर तरफ वो टेंजेंशियल आएगा। म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई साइड में चाहिए नहीं उस पॉइंट पे, जैसे मुझे इस पॉइंट पे चाहिए तो जे वेक्टर ऊपर की तरफ आर इधर की तरफ, तो जे क्रॉस आर किधर आया? इधर, इस पॉइंट पे इधर आएगा। यहाँ पे भी ऐसा हर जगह टेंजेंशियल होता है तो जे क्रॉस आर बाई 2 आ जाएगा। तो जस्ट लाइक गॉस लॉ की तरह ही है ना, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही करते थे वहां पे, बस लूप की जगह पे क्या होता था? वो सरफेस होता था स्फेरिकल, है ना? फिगर पे ऐसे ही दिखेगा कभी लूप हो या स्फेरिकल, 2D में तो सेम दिखता है, लेकिन ये है क्या? ये है क्या? सरफेस है या क्या है? लूप है। और ये भी क्या है? अब सवाल भी सेम तरीके से आएंगे। इसी सवाल में मैं जे को वेरिएबल ले लूं, याद करो वहां पे भी हमने रो को वेरिएबल लिया था, और मैं जे को ऐसा बोल दूं कि जे बराबर जे नॉट इंटू 1 माइनस आर बाई आर। याद है सेम सवाल था? करिए आप, ट्राई करिए अगले केस। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम में जे को वेरिएबल दे दो और मैग्नीट्यूड निकालनी है और मैक्सिमम फील्ड कहां होगा वो भी बताना। जस्ट लाइक रिवीजन है ना, जे वेरिएबल ले लिया। हां फ्लेक्सर में जो करंट कैसे है वो वेरिएबल जे नॉट इनटू 1 माइनस स्मॉल आर बाई आर। सेम सवाल है, इनसाइड और आउटसाइड में फील्ड बताना। हां इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इससे पहले वाले सवाल में जे यूनिफॉर्म था, अभी हमने वेरिएबल ले लिया जे नॉट इंटू 1 माइनस आर बाई आर कर दिया। और यही बतानी है इनसाइड में किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक रिवीजन है, अगर याद होगा तो आप कर सकते हो। ये वेरिएबल है, इसका मतलब करंट वेरिएबल होगा, टाइम के साथ नहीं, मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग है ना। टाइम के साथ होगा तो वैलिड ही नहीं होगा ये। तो आप आर के अंदर कितने करंट होंगे वो निकालो पहले, जो लूप माना है। रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेम है, सेम सवाल वहां भी किया था। आगे था, ठीक है। कौन से लोकेशन पे आ रहा है मैक्सिमम? साइड में कहां पे है? इंसर्ट लिख दिया ना, हां लोकेशन चेक करो तो लाइक बाकी लोग
dv by 2 ये I इनसाइड निकालो लूप के अंदर कितना करंट होगा वो जो तुमने माना है हाँ इंडिकेटर आया आगे थोड़ा जन कुछ जगह पे ये कहाँ इनसाइड ही है इनसाइड में कुछ आर के टर्म में आता है ना वेरिएबल लॉट ऑफ डिफरेंशिएट करके लोकेशन निकालते हैं मिस्टेक किया है क्या मिस्टेक है आई की वैल्यू हाँ वो वैल्यू हाँ ये कैसे पे है 3R by 4 पे आउटसाइड पे भी निकालता और मैक्सिमम ने वैल्यू ये जो मैंने निकाला है वैल्यू वो इनसाइड के लिए है ना स्मॉल आर आउटसाइड के लिए निकालता बाहर के बाहर अच्छा इसमें इंटीग्रेट कर दिया ठीक है आगे वो वैल्यू पुट करो हाँ ग्राफ में पहले वैल्यू निकाल ग्राफ मैक्सिमम 3R मैक्सिमम 3R by 4 पे है बिल्कुल सही आ गया ना इधर लोग नहीं आए हाँ बिल्कुल सही है इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मैक्सिमम आएगा वो आर के टर्म में आ गया ना चलो बहुत सारे बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात यार भाई 4 पे आ रहा होगा ना और किसी का नहीं आया एनीवन आपका आ गया बाहर वाला आ गया ठीक और आया और नहीं आया फिर कितना 3R by 4 कितनी बार भी नहीं आया रिवीजन ही नहीं किया तुमने सॉल्व भी नहीं किया मॉड्यूल में तो 4-5 सवाल थे रूटो मिला 3R square J01 minus RX by R एलिमेंट तुम एलिमेंट जो पतला सा उससे जो रिंग माना है ना उसमें देखो कितना करेक्ट होगा एरिया में वो वाला एरिया लो तो रिंग बन रहा हाँ ऊपर जैसे मल्टीप्लाई कर हाँ 3R by 4 आ रहा है लोग आया 3R by और किसी का इधर यहाँ तो होगा चलो यहाँ चेक करते हैं नहीं आया था आना चाहिए था क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ यहाँ देखो आप नहीं आया था और इस पे बहुत बार सवाल आया मेंस में भी आता है और एडवांस में भी आता है तो आप इस पे एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना ये मान लो ये वायर था और हमें r डिस्टेंस पे एम्पियर्स लॉ लूप मानना है यहाँ पे आपको करंट होगा पहले क्या मुझे इतना करंट निकालना पड़ेगा तो जब आप एम्पियर्स लॉ लगाओगे केस 1 के लिए तो r की वैल्यू लेस देन r है तो क्या बनेगा b इंटू बोलो 2 पाई r बराबर म्यू नॉट इंटू i इनसाइड यहाँ देखो बात मत कर यहाँ पे अगर j फॉर्म होता तो i को क्या लिख सकते थे j इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर लेकिन यहाँ पे j वेरिएबल है तो आपको इसके अंदर एलिमेंट मानना पड़ेगा x पे जाके dx का छोटा सा एलिमेंट मानना पड़ेगा देखना पड़ेगा इसमें कितना करंट है तो जब आप छोटा सा करंट निकालोगे तो j को क्या छोटे से एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यस और नो और j की वैल्यू कितनी है j नॉट इंटू 1 माइनस r की जगह पे x आएगा और एरिया ये जो पतला सा रिंग बना है इसका एरिया कितना होगा 2 पाई x dx ये आपको याद रखना है तो
तो यहाँ से आप जितने भी कांस्टेंट है बाहर निकालो j नॉट 2 पाई, अंदर में क्या बचेगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर इंटू डी एक्स। सही लिखा है क्या मैंने? और यहाँ है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, 0 से स्मॉल r तक। व्हेन यू सॉल्व इट j नॉट 2 पाई, ये क्या मिल रहा होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब बाई 3r। लिमिट लगा दो 0 से r, जब आप सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा 2 पाई j नॉट, ये क्या मिल गया आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई 3r। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, तो b इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट, आई इनसाइड कितना हो गया 2 पाई j नॉट इंटू क्या हो गया आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई 3r। यहाँ से r को डिवाइड कर दो, 2 पाई से कैंसिल हो रहा है, तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट j नॉट, ये कितना बनेगा r बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 3r। अब यहाँ पे देखो b भी वेरिएबल आ रहा है, b r के साथ क्या हो रहा है वेरी कर है ना, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो लोकेशन मिल जाएगा, dv बाई dr करो तो r की वैल्यू कितनी आ रही थी 3r बाई 4। ठीक कर लो सर, इस पे मैक्सिमम फील्ड आएगी। ठीक है, आउटसाइड के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, तो इनसाइड के लिए है ना, आउटसाइड में लिमिट चेंज करना पड़ेगा कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर तक है ना। लिख लो कि लोग आ गया था, ये आ गया था, आउटसाइड के लिए भी निकालो। ये जो आया था इसके अंदर छोटे आते ये जो रिजल्ट आया था इसके अंदर स्मॉल आर के आउटसाइड के लिए ना, हाँ आउटसाइड के लिए कैपिटल आर हो जाएगा। कैपिटल आर। हाँ तो अगर आप आई निकालोगे आउटसाइड के लिए तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, हाँ केस 2 आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर के लिए जो करंट होगा आपको हो जाएगा 2 पाई j नॉट, ये कितना आएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई 3r है, तो ये कट जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये लिखा है क्या, और ये सिंपलीफाई को कितना बचेगा 2 पाई j नॉट फिक्स हो गया 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, कितना है बेटा ये पाई j नॉट बाई 3 और ये r स्क्वायर है ना, यही बनेगा। सही लिखा है क्या, इसकी वैल्यू उसमें रखो, फिक्स वैल्यू निकाल।